गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन। तो अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग हेलन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और जिस तरह से 1500 बीसी में आर्यन लोग इंडिया में आए थे रहने के लिए सेंट्रल एशिया से, और वो यहाँ पर हर एक ट्राइबल ग्रुप के रूप में यहाँ पर बसे थे, उसी तरीके से हेलन सिविलाइजेशन के लोग मीन्स ग्रीक सिविलाइजेशन के लोग एक ट्राइब के अंडर में होते थे, और एक ट्राइब में बहुत सारे फैमिलीज होते थे, और हर एक ट्राइब का एक लीडर होता था, और बहुत सारे ट्राइब्स को के ग्रुप को मिला करके जो कम्युनिटी होता था उसका एक किंग होता था। और ग्रीक लोगों ग्रीक लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था, मेन पेशा जो था, मुख्य काम जो था, मुख्य आर्थिक एक्टिविटी जो थी, वो एग्रीकल्चर था और हर्डिंग था। हर्डिंग का मतलब हुआ विभिन्न प्रकार के जानवरों को पालना। तो एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग बोथ वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ग्रीक पीपल। तो अर्ली ग्रीक्स बहुत सारे देवी देवताओं की तरह की पूजा करते थे। जैसे आर्यन लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसको हम लोग पॉलीथेइज्म बोलते हैं। यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी रिलीजन में एक पर्टिकुलर गॉड को वर्शिप किया जाता है तो उसको मोनोथेइज्म कहा जाता है, लेकिन अगर किसी रिलीजन में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है, तो उसको पॉलीथेइज्म कहा जाता है। तो ग्रीक लोग पॉलीथेइज्म के समर्थक थे। ये लोग पॉलीथेइज्म में बिलीव करते थे, और ये लोग देवताओं को ह्यूमन फॉर्म में देखते थे, लेकिन ये मानते थे कि उनकी ताकत जो है, उनका फोर्स जो है, वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा है। इनके बहुत सारे देवी देवताएं थे, लेकिन उनमें सबसे जो पहला नाम था वो था जियस का, और ये जियस को स्काई मतलब आसमान का देवता माना जाता था, जो थंडरिंग के लिए, रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट गॉड था इनका, उसका नाम था पॉसिडन, और ये पॉसिडन जो होता था ये सी का मालिक होता था, और हर प्रकार के स्टॉर्म के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। और अन्य देवताओं में जो एक प्रमुख था जिसका नाम था अपोलो, ये सन गॉड। जैसे हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर सूर्य की पूजा होती थी, लेकिन किस तरीके से, तो अपोलो के नाम से उनकी पूजा होती थी। और एथेना जो था ये गॉडेस ऑफ विक्ट्री, एथेना को गॉडेस ऑफ विक्ट्री मतलब विजय की देवी माना जाता था। जैसे हमारे यहाँ शक्ति की पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, ठीक है, तो विक्ट्री की देवी इनको माना जाता था। इसके बाद डायोनियस भी एक गॉड था, जो वाइन का गॉड माना जाता था। इसके अलावे भी ये लोग बहुत सारी देवी देवताओं में बिलीव करते थे, और इन देवी देवताओं का निवास स्थान ये लोग मानते थे माउंट ओलंपस पर। ओलंपस में जो माउंटेन है वहाँ पर इनका हैबिटेशन था, ऐसा माना जाता था। लगभग 800 बीसी से ग्रीक लोग जिस गांव में बसे होते थे, इन गांवों को जोड़ करके जो एक लार्जर यूनिट बनाया गया, उनको सिटी स्टेट कहा जाता था। तो अर्लियर जो आपका ग्रीक सिविलाइजेशन था, इसको द सिविलाइजेशन ऑफ सिटी स्टेट्स भी कहा जाता था। बहुत सारे गांव को मिला करके एक सिटी स्टेट बनता था, और ये सिटी स्टेट के बीच में, हर एक सिटी स्टेट के बीच में एक रेज्ड सरफेस होता था, जिसको एक्रोपोलिस कहा जाता था। नाम आपको याद रखना है, एक्रोपोलिस कहा जाता था। और ये एक्रोपोलिस रेज्ड सरफेस होता था। बाकी जो गांव या शहर होते थे वो रेज्ड सरफेस के निचले हिस्से में जो है बसे हुए होते थे, और यहीं से, इसी एक्रोपोलिस से राजधानी का काम हुआ करता था, और यहीं पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता था। मिलिट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा सिटी स्टेट की रखवाली करनी होती थी। तो इस तरीके से जो प्रमुख सिटी स्टेट थे उसमें कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। इसमें पहला नाम था एथेंस का, दूसरा नाम था स्पार्टा का, तीसरा नाम था कोरिंथ का, चौथा नाम था मैसिडोनिया का, पांचवा नाम था थेब्स का। ये सारे सिटी स्टेट थे। और हम लोगों ने ये पहले भी शायद पढ़ा होगा आपने कि इसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि इस सिटी स्टेट में बहुत सारे सिटी स्टेट ऐसे थे जहाँ पर डेमोक्रेसी की पहली झलक मिलती है।
तो दो ही देश ऐसे हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन के देश प्लस इंडिया, इस दो देश में हमको अर्लीस्ट डेमोक्रेसी का जो है साइन मिलता है। यहाँ पर भी वैशाली या लिच्छवी गणराज्य जो था, यहाँ पर राजा का चुनाव होता था। तो ये अर्लीस्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हुआ, जिसको हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। तो स्पार्टन और एथेंस, ये दो सभी सिटी स्टेट में ये दो जो थे ये बहुत अलग थे। अलग से मेरा मतलब यह हुआ कि स्पार्टन लोग जो थे ये बहुत अच्छे मिलिट्री होते थे, ये बहुत अच्छे घुड़सवार होते थे, ये बहुत अच्छे तलवार चलाने वाले होते थे। तो इनका मेन जो फोकस था वो मिलिटरिज्म पर था, आर्मी पर था। लेकिन एथेंस का डेवलपमेंट जो हुआ वो अलग तरीके से हुआ, क्योंकि एथेंस ने मिलिटरिज्म को छोड़कर बाकी जो कल्चरल डेवलपमेंट होता है वो उनमें बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसी कारण से आप कह सकते हैं कि एक ने मिलिटरिज्म को अपना मेन आधार बनाया, विक्ट्री का मेन आधार बनाया, और एथेंस वालों ने कल्चर को एक मेन आधार बनाया अपने आगे बढ़ने के लिए। तो एथेंस का जो राज्य विस्तार का तरीका था वो बिल्कुल स्लो था, और बड़े विजडम के साथ ये लोग किसी एरिया को एक्वायर करते थे। लेकिन स्पार्टन लोग चूँकि अच्छे सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, ये लोग किसी भी एरिया को जीत करके मिलाते थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाई फोर्स, स्पार्टन लोग बाई फोर्स किसी एरिया को मिलाते थे आर्मी के बल पे, ताकत पे, जबकि एथेंस वाले लोग अपने कल्चर को बढ़ावा दे करके, अपने ट्रेड को बढ़ावा दे करके ये दूसरे एरिया को एक्वायर करते थे। तो एथेंस में एक रूलर हुआ जिसके टाइम को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और ये रूलर थे पेरिक्लीज, नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने 469 बीसी से लेकर के 429 बीसी तक रूल किया। और इसके समय में एथेंस का सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो मैथमेटिक्स का फील्ड हो, चाहे वो हिस्ट्री का फील्ड हो, चाहे वो जियोमेट्री का फील्ड हो, या फिर चाहे मैथमेटिक्स का फील्ड हो, हर फील्ड में इन्होंने डेवलपमेंट किया। और वो डेवलपमेंट आगे चल करके यूरोप का बेस बना। इसलिए कभी कभी ग्रीक सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर एक लड़ाई के बारे में मेंशन करना जरूरी है, जो कि 490 बीसी में लड़ा गया था, जिसको बैटल ऑफ मैराथन कहते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने बहुत सारा वॉर के बारे में पढ़ा होगा, उन सारे वॉर्स में बैटल ऑफ मैराथन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्रीक लोगों ने डिफीट किया था पर्शियन किंग डेरियस फर्स्ट, जो सबसे शक्तिशाली रूलर हुआ करता था, उनको इन लोगों ने डिफीट किया, जो मैराथन का वॉर कहलाता है। लेकिन एक लड़ाई हुई जिसको पेलोपोशियन वॉर कहते हैं। इस पेलोपोशियन वॉर में ये एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ, और इसमें चूंकि एथेंस का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, तो आसानी से स्पार्टन लोगों ने, स्पार्टा वाले ने इनको डिफीट कर दिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था फिलिप एक्चुअली का डेवलपमेंट हुआ एथेंस और स्पार्टा के डाउनफॉल के बाद में। फिलिप जो कि मैसिडोनिया का किंग था, ये राज्य विस्तार का नीति अपनाया, और इनका जो लड़का था, इनका जो बेटा था, जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जिसको हम सिकंदर के भी नाम से जानते हैं, इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में एक सपना देखा कि हमको पूरे वर्ल्ड को जीतना है। विश्व विजय के अभियान पर ये निकला, और अपने 13 वर्षों के कार्यकाल में, मतलब 13 वर्षों में इन्होंने, मतलब 336 बीसी से लेकर के 323 बीसी के बीच, इन्होंने सारे ग्रीक लोगों को अपनी संप्रभुता एक्सेप्ट करने के लिए विवश कर दिया। सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स को मिलाने के बाद, उन पर कैप्चर करने के बाद, उस पर आधिपत्य स्टेब्लिश करने के बाद, इसकी नज़र सीधी पड़ गई आपको जाकर के ईरानियन एम्पायर पर, जहाँ पर कि अखमेनिड एम्पायर रूल कर रहा था। और उस समय अखमेनिड एम्पायर का रूलर का नाम डेरियस थर्ड था। तो इन्होंने डेरियस थर्ड को हराया। तो हराने के बाद ईरानियन सिविलाइजेशन जो था, ईरानियन एम्पायर जो था, ये इसके अंडर में आ गया। और ईरानियन के अंडर में आ जाने से, एम्पायर के अंडर में आ जाने से, मतलब अलेक्जेंडर का जो राज्य विस्तार था वो लगभग इंडिया के बाउंड्री तक पहुंच गया, इंडिया के बाउंड्री तक पहुंच गया।
और इंडिया में घुस करके, इंडिया में आकर के इनके सैनिकों ने पोरस, जो कि झेलम नदी के किनारे जो लड़ाई हुई थी 326 बीसी में, तो पोरस को इन्होंने डिफीट किया। लेकिन पोरस के साथ इन्होंने बड़ा सुंदर समानता का व्यवहार किया, क्योंकि हराने के बाद जब इनसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो पोरस ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा ट्रीट करता है वैसा ही ट्रीट मेरे साथ किया जाए। तो जीत तो अवश्य लिया सिकंदर ने, लेकिन पोरस को वहाँ का राजा बने रहने दिया गया। लेकिन इसके बाद उनकी आर्मी जो थी, उनकी सेना जो थी, ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया, क्योंकि इधर ब्यास नदी के इस पार में नंद डायनेस्टी का बहुत फेमस रूल चल रहा था। तो और उनके डर से कहा जाए या फिर और भी मनोवैज्ञानिक कुछ कारण रहा होगा, ठीक है, उसके चलते इसकी आर्मी वहाँ से लौट गई। तो मैसिडोनिया में मतलब उस रास्ते में ही मेसोपोटामिया मतलब इराक का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर आकर के 323 बीसी में आकर के 32 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई। हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी वॉर का केवल नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया, ओके, तो इनसे कुछ पॉजिटिव बातें भी निकल करके सामने आई। उस समय तक इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, आई मीन यूरोप का जो ट्रेड था वो लिमिटेड था। लेकिन सिकंदर के आक्रमण से बहुत सारे रूट्स खुले, और ये रूट के खुलने से क्या हुआ, एशियन कंट्रीज़ का जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बढ़ा। और अलेक्जेंडर जहाँ जहाँ भी गया तो वहाँ पर उन्होंने नए नए सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया। इससे क्या हुआ कि दो कल्चर एक दूसरे के करीब आए, मतलब एशियन कल्चर को यूरोपियन कल्चर के बारे में जानने का मौका मिला, और उसी तरीके से यूरोपियन कल्चर वालों को एशियन कल्चर बारे में जानने का मौका मिला। तो दिस इज़ कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंज। लेकिन सेकेंड सेंचुरी बीसी तक आते आते एंशियंट रोमन एम्पायर जो है वो पावरफुल होता चला गया। सेकेंड सेंचुरी बीसी में रोमन एम्पायर जो था, जो अपने समय का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर हुआ करता था, ओके, और रोमन एम्पायर का जो सेंट्रल पॉइंट था वो रोम में था, आई मीन इटली में था। और इटली का विस्तार जो है वो धीरे धीरे होने लगा, वो लार्ज एरिया को जीत करके जो है बहुत बड़ा एम्पायर बनाया गया, मतलब रोमन एम्पायर बनाया गया। तो रोमन एम्पायर जो है वो एक्सपेंड करना शुरू किया ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पूरब के डायरेक्शन में, मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन की तरफ या ग्रीक एम्पायर के तरफ। एज ए रिजल्ट ऑफ रोमन कन्क्वेस्ट ऑलमोस्ट द इंटायर टेरिटरी ऑफ ग्रीक एंड देयर एम्पायर बिकेम अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। वही आगे चल करके विजेंटाइन एम्पायर कहलाया। चूँकि आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि रोमन एम्पायर इतना विस्तृत हो गया, क्योंकि रोमन एम्पायर केवल इटली में नहीं बल्कि लगभग यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्टर्न एशिया तक फैल चुका था। तो इतना बड़ा एम्पायर हो गया, तो आगे चल करके क्या हुआ कि दो हिस्से में बट गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को ही विजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, जिसका सेंट्रल पॉइंट आपको ग्रीस हुआ करता था, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर का सेंट्रल पॉइंट आपका रोम हो गया। तो इस तरीके से अर्लीस्ट जो आपका सिविलाइजेशन था, एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, वो मर्ज कर गया रोमन एम्पायर में। किस रूप में? तो विजेंटाइन एम्पायर के रूप में। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन, तो ग्रीक सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपियन सिविलाइजेशन की जो नींव है, इनका सेंटर जो है उसको ग्रीस माना जाता है। इसलिए आज भी यूरोप के तमाम देश ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मानते हैं। और लंबे समय तक ये आप आगे पढ़ेंगे, आप आगे जानेंगे कि मतलब ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा। इसके लिए यूरोपियन कंट्री ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ग्रीस को, और इस तरह से ग्रीस वंस अगेन आपको इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इसका इमर्जेंस हुआ। तो इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है हर फील्ड में, चाहे वो मैथ का फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी का फील्ड हो, चाहे वो आपका साइंस का फील्ड हो। कोई फील्ड ऐसा नहीं है नॉलेज का जहाँ पर ग्रीक सिविलाइजेशन का रोल नहीं हो। तो ग्रीक का ग्लोरी दुनिया के देशों ने कभी नहीं भूला। और ख़ास करके जो मैंने बताया आपको एथेंस के बारे में, एथेंस के
मतलब सिटी स्टेट में जो रूलर हुआ जिसका नाम पेरिक्लीस था, उस समय तो ये अपने डेवलपमेंट के एपेक्स पर पहुंच गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओलंपिक गेम के बारे में। आपको मैं बता दूं, ओलंपिक गेम की शुरुआत सबसे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन में ही हुआ था। द ओलंपिक गेम्स वेर फर्स्ट हेल्ड इन 776 BC। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। हाँ, और ये जो शुरू किया गया था गॉड जियस के ऑनर में ये दिया गया था, और इसको सबसे पहले माउंट ओलंपस के नज़दीक खेला गया था, ओलंपिया में, और इसी कारण से इसका नाम ओलंपिक्स पड़ा है। क्योंकि ओलंपिया में ये सबसे पहले 776 BC में खेला गया था, इसलिए इसमें बहुत सारे गेम्स को इंक्लूड किया गया था, इसलिए इसको ओलंपिक गेम बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये कंटिन्यू रहा। आपको 394 AD तक, जो 776 BC में शुरू हुआ था, ये आपका 394 BC तक AD तक चलता रहा। लेकिन इसके बाद ये डीजेनरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन ऑलरेडी डाउनफॉल पर चला गया था, और ये धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू हो गया, और 580 AD तक आते आते ये लगभग खत्म हो गया। बाद में रोमन किंग जो था, जिसका नाम थियोडोसियस था, इन्होंने पेगान मैनिफेस्टेशन के द्वारा इस गेम को सदा सर्वदा के लिए बंद कर दिया। लेकिन एक फ्रेंच बैरन जिसका नाम पैरी डी क्यूबर्टीन था, इन्होंने इस गेम को फिर से शुरू किया 1500 वर्षों के बाद, और मॉडर्न ओलंपिक गेम जो है इसकी शुरुआत आपको 1894 ईस्वी 1894 AD में ये फिर से शुरू हुआ ओलंपिक गेम के रूप में। लेकिन पहली बार ये कहाँ हुआ? 1894 में इसको एथेंस में आयोजित किया गया पहली बार, क्योंकि यहीं से इसका ओरिजिन था ऑलमोस्ट। तो इसी कारण से तब से लेकर के 1896 में ये शुरू हुआ, और ये कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। हर 4 साल पर ये खेल आयोजन होता है, मतलब दुनिया के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर इस खेल का आयोजन होता है। और ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी गेम्स है ये, और ओलंपिक सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल त्योहार इसको कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल त्योहार इसको कह सकते हैं, जो लार्ज स्केल पर किया जाता है। अब आते हैं हम लोग लिटरेचर पर। लिटरेचर में भी इनका कंट्रीब्यूशन, ग्रीक सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो अनफॉरगेटेबल है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे होमर के बारे में। होमर ने जो किताबें लिखी हैं उनका नाम है इलियड एंड ओडेसी, आपको याद रखना है। और ये दुनिया का पहला बेस्ट एपिक्स में इसको काउंट किया जाता है। एपिक में मतलब महाकाव्य के रूप में। और ये इलियड जो है ये एक्चुअली एक स्टोरी है, जो ट्रोजन नाम का एक सिटी है, ट्रॉय नाम का जो एक सिटी है, इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये एशिया माइनर मतलब प्रेजेंट टर्की के वेस्टर्न बैंक पर ये बसा हुआ एरिया था। यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी और ट्रॉय नाम के सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसी का वर्णन इस किताब में दिया हुआ है। और ओडेसी जो है ये मतलब ओडिसियस जो एक बहुत बड़ा हीरो रहा इस लड़ाई का, इस यूएस का जो रिटर्निंग हुआ है घर की तरफ, जो रिटर्निंग हुआ है वॉर के बाद में, उनका वर्णन इस किताब में किया गया है। तो इसको बेस्ट एपिक में माना जाता है। होमर की जो 2 किताबें हैं इलियड एंड ओडेसी, इसको वहाँ का मेन एपिक कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए राइटिंग में ट्रेजेडी की भी शुरुआत ग्रीक्स में हुई। एसिलाइसस और ऑथर इन्होंने एक किताब लिखा था जिसको प्रोम्थस बाउंड बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो आपका है वो है सोफिक्लीज। इसको ग्रीक ट्रेजिडियन में सबसे बेस्ट माना जाता है सोफिक्लीज को। हिज फेमस प्ले इज ओडिपस रैक्स, एंटीगोन एंड इलेक्ट्रा। ये 3 किताबें ये बिल्कुल ट्रेजेडी पर आधारित। ट्रेजेडी का मतलब होता है एक्चुअली क्या है, जिस कहानी का अंत दुख से हो, मतलब दुखांत कहानियों को हम लोग ट्रेजेडी बोलते हैं। और जिस कहानी में खुशी पूर्वक जिस कहानी की अंत मतलब अंत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोमांटिक बोलते हैं, है ना। तो ट्रेजेडी पर राइटिंग की शुरुआत भी आपका यहाँ से हुआ। और ख़ास बात यह है कि कॉमेडी की शुरुआत, राइटिंग में कॉमेडी की भी शुरुआत ग्रीक सिविलाइजेशन को माना जाता है। एरिस्टोफेनीज वहाँ के ग्रेट कॉमेडी राइटिंग के बारे में फेमस थे, और इनका नाम अभी भी वहाँ के इतिहास में लिखा हुआ है। इसके बाद ग्रीस को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी हम कह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं,
लेकिन उन किताबों को बहुत ज़्यादा हम ऐतिहासिक नहीं कह सकते, क्योंकि उन किताबों को क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखा गया है, डेट वाइज नहीं लिखा गया है, ईयर वाइज नहीं लिखा गया है। एक सिस्टमेटिक जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखा जाता है, तो उनकी शुरुआत अगर देखा जाए तो वो भी ग्रीक सिविलाइजेशन से हुआ। और कुछ नाम तो फेमस हैं, जैसे हेरोडोटस, कहने की ज़रूरत नहीं है, हेरोडोटस इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। हाँ, इसके बाद और भी जैसे प्लूटार्क, बहुत बड़े राइटर हुए, वो भी हिस्ट्री के जाने माने राइटर थे। इन लोगों की शुरुआत यहीं से हुई। मैथमेटिक्स के फील्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ग्रीक लोगों का कम कंट्रीब्यूशन नहीं है। खास करके जियोमेट्री के फील्ड में अगर देखा जाए तो यूक्लिड का नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा। इन लोगों का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है जियोमेट्री, मैथमेटिक्स के फील्ड में इनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से हिप्पोक्रेट्स, इसको फाउंडर कहा जाता है मेडिसिन का, और ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इसका फादर हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। इसके बाद उसी तरीक़े से देखिए अगर तो ग्रीक लोगों ने फेमस नोटेड एस्ट्रोनॉमर्स को प्रोड्यूस किया, जैसे आपका स्टार्कस हो गया, टॉलेमी हो गया, हिप्पार्कस हो गया, इरेटोस्थेनीज हो गया। हाँ, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ज़बरदस्त तरीके से। और इतना ही, ग्रीक आर्किटेक्चर का भी हम बात करते हैं तो टेम्पल ऑफ एथेना हो गया, टेम्पल ऑफ पार्थेनन हो गया, ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका। तो मायरोन और फीडियास, ये दो इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर अभी भी ग्रीक कल्चर का है, जो शो करता है कि स्कल्पचर के फील्ड में, मूर्ति कला के फील्ड में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरीके से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं ग्रीक सिविलाइजेशन का, वो मैंने आपके सामने में रखा। आप इनको बार बार सुनिए, चूँकि हम अभी वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ऑडियो, चूँकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, आप समझ रहे होंगे। तो जो ऑडियो हमने डाला है इसको प्लीज़ सुनते रहिए, और हमको लगता है कि ये सुनने से आपकी जानकारी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सारा तमाम चीज़ जो है ये अपने अनुभवों के आधार पर मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। आप इनको यथासंभव अच्छे ढंग से सुनिए और इसको याद रखने का प्रयास कीजिए। आपके तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत आवश्यक होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।